अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन द वीडियो। तो जैसा आप लोगों को पता है, हमारा ब्लेंडर का 3D एनिमेशन का कोर्स चल रहा है। तो जो आज की हमारी क्लास है उसका नाम है ऑल फिजिक्स मॉडिफायर एपिसोड नंबर 14। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखे थे डिफॉर्म मॉडिफायर, उससे पिछली क्लास में हमने देखे थे जनरेट मॉडिफायर। तो नेक्स्ट हमें फिजिक्स मॉडिफायर मिलता है। इनमें से ज़्यादातर मॉडिफायर को फिजिक्स प्रॉपर्टीज पैनल के थ्रू हमें एडिट किया जा सकता है, और यही जगह है जहाँ आप इन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक मेश पर अप्लाई किया गया क्लॉथ मॉडिफायर बस एक कपड़ा या क्लॉथ सिमुलेशन बना देता है। कोलिजन मॉडिफायर अलग अलग फिजिक्स सिमुलेशन के बीच में इंटरेक्शन पेश करता है। इस केस में सिलेंडर पर कोलिजन मॉडिफायर अप्लाई किया गया है ताकि क्लॉथ की सही तरह से इंटरेक्ट कर सके। तो भाई ये हो गई कोलिजन की और क्लॉथ की डेफिनेशन। अब तुम समझ लो, इन दोनों को मेरे को साथ ही समझाना था, अलग अलग मैंने समझा नहीं सकता। ये देखो भाई, ये है मेरे पास प्लेन जिसको मैंने किया हुआ सब डिवाइडेड और शेड स्मूथ। ठीक है, और ये मैंने इसको लिया हुआ। आप जिन्हें नहीं पता कि सब डिवाइडेड कैसे होता है तो मैं उन्हें बता देता हूँ। आप जाओ प्लेन को सिलेक्ट करो, इसको पूरे को सिलेक्ट करके सब डिवाइडेड करो 2-3 बार, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर सबको ज़्यादा ब्लेंडर यूज़ करने वालों को पता ही होता है सब डिवाइडेड क्या होता है। उसके बाद हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं। इसको मैंने सिलेंडर लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने सिलेंडर को सिलेक्ट करके उसके बाद जाएंगे हम अपने कोलिजन मॉडिफायर पे। अगर अपन ये नहीं लगाएंगे तो हमारा क्लॉथ सही वर्क नहीं करेगा। तो अभी देख लेना, अगर ये मैंने लगा दिया क्लॉथ, इसके ऊपर क्लॉथ लगाते के साथ जैसे ही मैं अपने स्पेस बार बटन दबाऊंगा ये मेरा क्लॉथ नीचे आएगा, और देखो इससे इंटरेक्ट कर रहा है कोलिजन, क्योंकि हमने इसके अंदर लगाया है। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर कोलिजन नहीं लगाते तो हमारा कपड़ा कैसे करता है वो भी मैं आपको सबको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z करा, दोबारा एक और बार कंट्रोल Z किया। अब मैंने अपने कपड़े को सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैं क्लॉथ मॉडिफायर करके स्पेस बार दबाऊंगा मेरा कपड़ा इससे टच ही नहीं होगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने 60 फ्रेम यहाँ से चूज़ किए हैं, इसलिए लूप पे चल रही है वीडियो। और अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा कोलिजन तो ये इससे इंटरेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब जो हमारे अगले मॉडिफायर हैं उसका नाम है डायनेमिक पेंट। तो भाई अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है डायनेमिक पेंट। मैं तुम्हें एक छोटी सी जो है सिमुलेशन भी बना के दिखा दूंगा, और मकसद थोड़ी सी एनिमेशन भी बना के दिखा दूंगा और उसको समझा भी दूंगा। तो डायनेमिक पेंट बेसिकली मॉडिफायर है जो कि ब्रश और कैनवास की दो इकसाम होते हैं। ठीक है, ब्रश ऑब्जेक्ट कैनवास ऑब्जेक्ट को तब्दील करते हैं। इसमें आप कैनवास सरफेस टाइप के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वेव पेंट वगैरह होता है और कैनवास पर वेव्स बनाते हैं। ठीक है ना, अभी मैं सिर्फ तुम्हें कैनवास पर वेव्स बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने लिया हुआ प्लेन, और प्लेन को करा हुआ मैंने सब डिवाइडेड। ठीक है, और शेड स्मूथ भी किया हुआ है, इसको भी मैंने शेड स्मूथ किया हुआ है। ये मेरा यूवी स्फीयर है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि ये आधा इसके अंदर है और आधा इससे बाहर है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और इसके ऊपर मैं लगा दूँगा अपना डायनेमिक पेंट। और यहाँ से जो दो स्विच दिख रहे हैं सबसे आखिरी वाला, इस पर क्लिक करूँगा मैं, और इसको कैनवास सेलेक्ट करके एंड कैनवास पे क्लिक कर दूँगा। और पेंट की जगह मैं इसको इसमें पेंट भी कर सकते हैं, डिस्प्लेस वेट और ये वेव्स। फिलहाल मैं वेव्स पे हूँ तो मैं पेंट भी कर सकते हैं, और लेकिन अभी हम वेव्स पे बताना सिखा रहा हूँ तुम्हें। तो वेव्स में मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा मज़ा आए। बहुत दिनों से बोर हो गए होगे मॉडिफायर्स को समझ के ना। ठीक है, अब मैंने फिर दोबारा डायनेमिक पेंट पे क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा डायनेमिक पेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है अपना ब्रश। ठीक है, और ऐड ब्रश पे क्लिक कर दूँगा। अब ऐड ब्रश पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देख रहे हो मुझे कुछ तो मैं बनती हुई नज़र आ गई होंगी। तो अब इसको करना है क्या, अब इसको हम थोड़ा सा एनिमेट करेंगे। वैसे मैं एनिमेट करता तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे दबाया आई का बटन, और इसको मैं करता हूँ लोकेशन इसकी यूवी स्फीयर की अपने, और उसके बाद इसको मैं ले जाता हूँ अपने 30 फ्रेम पे। 30 फ्रेम पे ले जाने के बाद इसको मैं जी दबा के Z डायरेक्शन में ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, और जो मैं ये वाला है उसको शिफ्ट दबा के और यहाँ पे भी एक पहले मैं वो लगा देता हूँ, लोकेशन पर लगा दिया ऊपर, और इसको दोबारा इसको सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट D दबाऊँगा, और इसको आगे ले जाके 60 उस पर छोड़ दूँगा। 60 पे तकरीबन छोड़ दूँगा, 60 पे, और यहाँ से भी मैं इसको 60 कर दूँगा। अब देखना कि क्या बना है हमारे पास। अब ये जो है हमारा, इसकी जो मैं इस पर सिलेक्ट करने के बाद एंटी ये ऑन कर दूँगा। अब देखो, अब इसके अंदर जितने सब डिवाइडेड एड होंगे ये उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो
जितने सब डिवाइडेड होते हैं हमारे प्लान के अंदर, तो उतना अच्छा ये वर्क करता है। क्लोथ सिमुलेशन में भी, ज़्यादातर सिमुलेशन में हमें प्लान को सब डिवाइडेड करना ही पड़ता है लाजमी। तो अभी के लिए इतना ही। तो जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है एक्सप्लोड। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है एक्सप्लोड मॉडिफायर। एक्सप्लोड बेसिकली हम किसी भी चीज़ को बॉम्ब फटना या जो भी चीज़ होता है ये एक्सप्लोड कहलाता है, ठीक है। एक्सप्लोड मॉडिफायर मैश ज्योमेट्री को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें मैश के फेजेस मूव और रोटेट होते हैं जिससे लगता है कि मैश फूट रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एक प्लेन लेने में। ये जैसे बेसिकली हम बम फटता है तो हम ब्लेंडर में भी ऐसी चीज़ें एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्यूब लिया, जी दबा के Z डायरेक्शन के ऊपर करके थोड़ा सा छोटा कर लिया, इसको जी दबा के Z डायरेक्शन नीचे करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इस पर क्लिक करूँगा, टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँगा, सब डिवाइड सब डिवाइड सब डिवाइड सब डिवाइड करने के बाद अब अगर मैं यहाँ से मॉडिफायर्स लगाता हूँ तो एक्सप्लोड लगाने के बाद ये काम नहीं करेगा क्योंकि पार्टिकल सिस्टम बनाने पड़ते हैं पहले, उसके बाद उसके पूरा सिस्टम है। तो अभी मैं सिर्फ सिंपली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं समझाने के लिए एक्सप्लोड होता है क्या है, और क्विक इफेक्ट पे जाके एक्सप्लोड पे क्लिक कर दूँगा। एक्सप्लोड पे मैं जैसे क्लिक करूँगा अब तो मैं देखोगे ये मेरा फटेगा। अब लेकिन ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ये फट तो रहा है लेकिन ये कहाँ फट रहा है, डायरेक्ट नीचे जा रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और उस पर कोलिजन लगाने के बाद अगर मैं दोबारा इसको चलाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसके साथ ये फटा और ये इससे टकराएगा। तो बेसिकली यही हमारा एक्सप्लोड मॉडिफायर है। तो जो अगला हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है फ्लूइड। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है फ्लूइड मॉडिफायर। फ्लूइड मॉडिफायर बेसिकली फ्लूइड की मीनिंग हम कहते हैं बहने वाला मादा, ठीक है, कोई भी चीज़ बहने वाली, ठीक है। अब मैं शिफ्ट दबा के सबसे पहले तो मैं लूँगा एक यूवी स्फीयर को थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँगा। छोटा करने के बाद मैं शेड स्मूथ लगा दूँगा और मैं यहीं एक क्यूब लेके और क्यूब को उसको बड़ा करके इसके वायर फ्रेम के मोड में चले जाऊँगा दोनों के, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा जी दबा के Z डायरेक्शन की तरफ ऊपर कर लूँगा। अब बेसिकली जो हमारा फ्लूइड काम करता है वो दो पे काम करता है। फ्लूइड लेने के बाद जो हमारा फ्लूइड मकसद हमारा जो काम करता है ना, फ्लूइड मॉडिफायर एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड फिजिक्स सिमुलेशन होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको फ्लो डोमेन करना पड़ेगा क्योंकि जो कंटेनर है हमारा डोमेन बोलेंगे इसको मैं डोमेन कर दूँगा। गैस में से मैं इसको लिक्विड सेलेक्ट कर लूँगा। रेजोल्यूशन को मैं फ़िलहाल 64 रख देता हूँ, ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। फ्रेम को मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। ये सब करने के बाद रिप्लाई को मैं और कर देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने फिर दोबारा फ्लूइड पे क्लिक किया, इसको हम रखेंगे फ्लो पे रखने के बाद इसको हम भी लिक्विड कर देंगे हम और इनफ। फिर उसके बाद दोबारा हम अपने कंटेनर यानी डोमेन पे क्लिक करेंगे और इसको मैं बैक करता हूँ 50 फ्रेम तक। तो जब तक ये बैक होता है मिलते हैं बैक करने के बाद। तो भाई देखो अब ये हमारा बैक हो गया है। अब बैक होने के बाद जैसे ही मैं अपने स्पेस बार दबाऊँगा तो ये देखो पानी हमारा इसके अंदर से निकला, ठीक है ना। ये जो हमने अपना फ्लो बनाया था इसके अंदर से हमने पानी निकाला। ये जो RGB कलर आ रहा है ये हमें बता रहा है कि ये हमारा पानी है जो हमने इसके अंदर से अपने फ्लो के अंदर से निकाला और ये कंटेनर है जिसके अंदर हमारा पानी है। तो जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है ओशियन। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है ओशियन मॉडिफायर। ओशियन मॉडिफायर एक मॉडिफायर है जिससे एक डिफॉर्मिंग ओशियन सरफेस सिमुलेट और जनरेट किया जा सकता है। तो भाई सबसे पहले मैं तो बता दूँ ओशियन मॉडिफायर ऐसे ही समंदर का कोई सीन बनाना होता है या पानी को बहता हुआ दिखाना होता है तो ओशियन मॉडिफायर हमारे काम आता है। मैं इसको शेड स्मूथ कर लूँगा प्लेन लेने के बाद और सब डिवाइडेड अपनी तबीयत के मुताबिक और उसको थोड़ा सा स्केल कर लूँगा और मॉडिफायर्स के अंदर जाऊँगा। मॉडिफायर्स में जाने के बाद मैं ओशियन पे क्लिक करूँगा, एकदम ही जूम हो जाएगा। मैं स्क्रॉल व्हील से जूम आउट कर दूँ, ठीक है। इसको हम जिस एक्सिस पे लेना चाहते हैं, अगर हम इसको एक्स को रिपीट करना चाहते हैं तो ये रिपीट यहाँ पे हो जाएगा और अगर वाई पे करना चाहते हैं तो वाई पे हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं भी आपको इसको थोड़ा सा एनिमेट करके दिखा देता हूँ। जी दबा के Z डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर लूँगा इसको मैं। ऊपर लेने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लिया और इसकी जो टाइम है इसको 1 से लेके यहाँ तक एक की फ्रेम लगा दिया और 250 पर आके, ठीक है, इसको 100 कर दिया और एक और की फ्रेम लगा दिया। अब ये देखो कैसे फड़फड़ाएगा ये, ठीक है। अब ये देखो अब जब मैं दबाऊँगा तो ये देखो ओशियन की तरह मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे पानी की वेव्स मूव करती है ना, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने अगर इस पर कोई कलर ले लूँगा, कलर में एक मटेरियल ले लेता हूँ ताकि तुम्हें इससे समझ में आ जाए। इस पर लगाने के बाद मैं जाऊँगा इसमें और इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दूँगा। डार्क करने के बाद अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो मैं देखो जैसे लहरें मूव करती हैं ये बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा है। मैंने एक लाइट भी ली हुई है, मैं बिल्कुल रेंडर मोड में हूँ, मैंने एक लाइट भी ली हुई है तो मैं समझाने के लिए, ठीक है ना। तो यही हमारे ओशियन मॉडिफायर का काम है। तो जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है पार्टिकल इंस्टेंट्स।
अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है पार्टिकल इंस्टेंस। तो लेकिन मैं तुम्हें पार्टिकल इंस्टेंस और पार्टिकल सिस्टम एक साथ समझाऊंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, और एक एग्जांपल दे दूंगा। पार्टिकल सिस्टम मॉडिफायर बस एक पार्टिकल सिस्टम ऐड करता है। आप एक इमिटर पार्टिकल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, या फिर हेयर पार्टिकल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जिससे बाल या बालों की तरह देखा जा सके, कि या बाल बना सकें आप किसी भी कैरेक्टर के। मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ। सबसे पहले आपको पार्टिकल सिस्टम समझाता हूँ। अब यहाँ से या यहाँ से, अगर मैं यहाँ से जाके पार्टिकल सिस्टम करता हूँ तो भी वही बात है, यहाँ से जाके ऐसे ही प्लस करता हूँ तो भी वही बात है। पार्टिकल सिस्टम लेने के बाद ये पार्टिकल्स जिसके क्यूब के अंदर से गिर रहे होंगे, ये हमारा इमीटर के अंदर काम करता है। कोई भी पार्टिकल वगैरह इसके अंदर से गिराने से या बारिश वगैरह रेन बना सकते हैं हम इससे, ठीक है। और वरना हेयर के ऊपर हम किसी भी कैरेक्टर की जो हेयर वगैरह बनाते हैं ना, तो ये इससे बनाते हैं, घने वने ये सारे हेयर डायनेमिक्स, बहुत सब पूरा लंबा प्रोसेस होता है उसका। तो ये पार्टिकल सिस्टम का काम होता है। बेसिक समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, डिटेल में जब हम हेयर की क्लास समझेंगे तो फिर मैं तुम्हें और समझा दूँगा, ठीक है। उसके बाद अब इसकी तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ पार्टिकल इंस्टेंस के साथ। तो मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ और एक क्यूब ले लेता हूँ। क्यूब लेने के बाद शिफ्ट ए दबा के एक और प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन को बड़ा करता हूँ, क्यूब को इसके ऊपर ले आता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके साथ रख देता हूँ मैं बिल्कुल ऐसे मिला के, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको करता हूँ पहले तो कोलिजन, ठीक है। करने के बाद मैं एक ले लेता हूँ यूवी स्फेयर को जी दबा के ऊपर ले आता हूँ और इसको कर लेता हूँ मैं छोटा। अपने फ्रेम को हमेशा एनिमेशन लगाने से पहले कम कर ले। शेड स्मूथ करने के बाद मैं सब डिवाइडेड भी कर लूँगा इसको थोड़ा बहुत। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद मैंने क्विक इफेक्ट पे क्लिक करके एक्सप्लोड करा, तो ये देखें एक्सप्लोड होने लग गया। अब मैं थोड़ा सा इसको, और इतना सही है मेरे लिए इनफ है। बाकी अगर आप पार्टिकल सिस्टम से इसको एडिट करना चाहते हैं तो जाके कर लें। अब जैसे इसके ऊपर फ्रेम स्टार्ट फ्रेम एंड, अभी ये बता रहा है कि 1 सेकंड के अंदर ये मकसद फूट जाएगा, तो मैं चाहता हूँ 50 सेकंड के अंदर ये फटे, ठीक है। और जो इसकी लाइफ टाइम हो वो 100 फ्रेम तक हो, ठीक है। ये लाइफ टाइम जब तक गिरता रहे वो 100 फ्रेम तक गिरे। ये तो मैंने कर दिया सेट। ये देखें अभी आपके सामने ये गिर रही है ना, तो ये 50 फ्रेम तक गिरा और इसकी लाइफ टाइम 100 फ्रेम तक मैंने की हुई। 10 फ्रेम तक है, मैं सॉरी इसको 100 कर देता हूँ, गलती हो गई मेरे से। अब ये 100 फ्रेम तक ही होगा, ठीक है। ये करने के बाद अब पार्टिकल सिस्टम तो मैंने बना दिया। अब बारी है पार्टिकल इंस्टेंस की। तो अब ये क्यूब को सिलेक्ट करके मैंने जाना है मॉडिफायर्स पे और पार्टिकल इंस्टेंस पे लगा देना है। अब ये मेरे से पूछेगा कि जो आपने पार्टिकल इंस्टेंस आप जिस पे लगा रहे हैं, तो कि क्या आप ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं आप पार्टिकल इंस्टेंस इस पे लगा रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा है। मैंने इस पर वाइट ऊपर पे क्लिक किया, इस पर क्लिक कर दिया। अब देखो भाई सीन कुछ ऐसे हैं और इसी के तो पैसे हैं। जैसे ही मैंने लगाया ये ऊपर फट रहा है और ये नीचे फटेगा। अब ये बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा है, उसके पीछे रीज़न है। आप जा सकते हैं इसके एडिट मोड में, ठीक है। आप इसके एडिट मोड में जाएं। अगर इसको आप बड़ा करेंगे तो आपकी क्यूब भी बड़े होंगे, ठीक है। और ये बाहर से आप बड़ा इसको करेंगे और बाकी जितने भी क्यूब है वो भी सारे आप देख सकते हैं ये भी बड़े हो रहे हैं अगर आप इसको छोटा बड़ा करेंगे। तो यही हमारे पार्टिकल सिस्टम और पार्टिकल इंस्टेंस के साथ काम होता है। तो जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है सॉफ्ट बॉडी। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है फिजिक्स मॉडिफायर्स का आखिरी मॉडिफायर है जिसका नाम है सॉफ्ट बॉडी मॉडिफायर। सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स सिमुलेशन के लिए एक कंटेनर है जिसमें आप सॉफ्ट जेलो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई इसकी मैं एक एग्जांपल देने के लिए सबसे पहले शिफ्ट ए दबा के आपको एक सामने एक प्लेन ले लूँगा। प्लेन लेने के बाद मैं एक और शिफ्ट ए दबा के क्यूब ले लूँगा और क्यूब लेने के बाद मैं क्यूब को छोटा करूँगा, ठीक है। और जी दबा के जेड डायरेक्शन की तरफ ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले आया। ऊपर ले आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल बी दबाऊंगा। एडिट मोड में जाके से इसको बेवल कर लूँगा और जिन्होंने मेरी बेवल वगैरह की क्लास नहीं देखी भी वो जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी ये जितने भी सारे हमारे टूल हैं इसकी क्लास बनाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसको मैंने बेवल करने के बाद, ठीक है, बेवल करने के बाद शेड स्मूथ कर देना। शेड स्मूथ करने के बाद लाजमी यहाँ से नॉर्मल्स पे जाके ऑटो स्मूथ करना, वरना जब आप एनिमेशन बनाएंगे तो उसमें अजीब सा एक शेड आएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैंने ऐसा सिंपली जाके इसके ऊपर एक सॉफ्ट जेली इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर देना है, सॉफ्ट बॉडी इफ़ेक्ट जो होता है। और जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा ये थोड़ी जेली की तरह देखिए मूव कर रहा है, ठीक है। अब जितना इसके अंदर मैं अगर इसको क्लिक करके सब डिवाइडेड कर दूँगा तो अब देखो ये वो ज़्यादा जेली की तरह मूव करेगा। ये जेली की तरह ऊपर नीचे उछल रहा है,
ये आपको देख सकते हैं आप लोग। मैं दोबारा इसको थोड़ा पीछे लेता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा पहली बारी में। देखो अब ये जेली की तरह मूव कर रहा है बिल्कुल ये, लेकिन स्लो इसलिए कर रहा है। अभी देखो ये सामने कलेक्ट कर रहा है सारी चीज़ें, जितना भी फ्रेम है ना उसको कलेक्ट कर रहा है। जैसे फ्रेम कलेक्ट होंगे अब ये दोबारा सही करने लगी है मूव जेली की तरह। इसकी मूवमेंट को अगर आप चाहते हैं आगे पीछे करना तो वो यहाँ से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अभी हमारे मॉडिफायर्स हो गए फिजिक्स कंप्लीट। अब अगर मुझे सही लगा डेटा ट्रांसफ़र मॉडिफायर्स पर वीडियो बनाना तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र मॉडिफायर इतने कोई हमारे लिए भी ज़रूरी नहीं है। तो जब ज़रूरी होंगे तो मैं इस पर पूरी मॉडिफायर्स पे बना दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि आप लोगों को इतनी ज़रूरत है डेटा ट्रांसफ़र मॉडिफायर्स की। तो जब मुझे लगेगा आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।